हेलो क्लास। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं नर्वस सिस्टम के बारे में। ठीक है। इसके पहले हम लोग बात कर चुके थे कि जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम पे क्या इफेक्ट पड़ता है, इसका फिजियोलॉजिकल इफेक्ट के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हमने बात की थी जो रसियन बात है, रसियन बात का कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, इसके अलावा रेस्पिरेटरी सिस्टम पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, इसके बारे में बात कर चुके थे। अब हम लोग बात करने वाले हैं नर्वस सिस्टम के बारे में। जो नर्वस सिस्टम है, नर्वस सिस्टम पे इसका क्या फिजियोलॉजिकल इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है। तो नर्वस सिस्टम मतलब जो रसियन बात हम दे रहे हैं, तो ये क्या करेगा, हमारे नर्वस सिस्टम के जितने भी पार्ट होंगे, चाहे ब्रेन हो, स्पाइनल कार्ड हो, और जो हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम हो गया, पेरिफेरल नर्व्स हो गई, इनमें जो फिजियोलॉजिकल चेंजेस होंगे उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। तो रसियन बात में मेनली हम क्या करते हैं, हार्ट एंड कोल्ड वाटर देते हैं। हार्ट में क्या करते हैं, हम स्टीम बाथ का यूज़ करते हैं, और कोल्ड वाटर में कोल्ड स्प्रे दे सकते हैं, स्नो यूज़ कर सकते हैं, अलग अलग कंडीशन में यूज़ किया जाता है। ठीक है। तो वहाँ पे कोल्ड शावर भी दिया जाता है। तो ये सारी चीज़ें, तो इसका हमारे नर्वस सिस्टम पे क्या क्या इफेक्ट पड़ेगा, इसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हीट इंक्लूड्स पैरासिम्पैथेटिक डोमिनेंस, रिलैक्सेशन। कहने का मतलब है, जब हम स्टीम दे रहे हैं, स्टीम में क्या होगा, हीट पहले यूज कर रहे हैं, हीट से क्या होगा, हमारी बॉडी में जो हमारा जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है वो डोमिनेट होगा। अब जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम डोमिनेट होगा तो वो किसके लिए, रिलैक्सेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है। तो जैसे ही, क्योंकि जो हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है उसके दो पार्ट रहते हैं, कौन कौन सा, एक सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, दूसरा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, फियर एंड फ्लाइट के लिए। ठीक है, अलर्टनेस को बढ़ाने के लिए, बॉडी की जो अलर्टनेस होता है उसको बढ़ाता है। जबकि जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है ये रिलैक्सेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, हमारी बॉडी को रिलैक्स करता है। ठीक है, रेस्ट एंड डाइजेस्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, कह सकते हैं। तो जब हम रसियन बाथ दे रहे हैं तो सबसे पहले किसमें, उसको वार्म मॉइस्ट एयर में, मॉइस्ट हीट में उसको ले जाते हैं। अब जब वार्म वाटर होगा या मॉइस्ट हीट होगी, मॉइस्ट एयर रहेगी, तो उससे क्या होगा, वहाँ पे जो मसल की टोन होगी वो वहाँ पे रिड्यूस होगी। इसके अलावा मेंटल स्ट्रेस भी रिड्यूस होगा, हार्ट से रिलेटेड जो हार्ट रेट रहती है वो भी धीरे धीरे नॉर्मल होती है, और वहाँ पे माइंड रिलैक्स फील करता है। कारण क्या रहता है, क्योंकि जो हम वहाँ पे हीट दे रहे हैं वो बॉडी को सेफ और कंफर्टेबल फील कराती है। ठीक है, जिससे जो हमारा पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी होती है वो इंक्रीज होगी और बॉडी वहाँ पे रिलैक्सेशन फील होगी बॉडी को। ठीक है, बॉडी जो पर्सन होगा वो रिलैक्सेशन फील करेगा। सेकेंड है रिलीजेस एंडोर्फिन, रिड्यूसेस पेन एंड एंजाइटी। तो इसके अलावा क्या करता है, जो हीट थेरेपी हम जब देते हैं तो क्या होगा, वहाँ पे एंडोर्फिन हार्मोन रिलीज होता है, और एंडोर्फिन क्या रहता है, बॉडी की नेचुरल पेन किलर की तरह बिहेव करता है वहाँ पे। तो जब हम रसियन बात देंगे तो जो एंडोर्फिन होगा उसका सिक्रीशन वहाँ पे बढ़ेगा। जब एंडोर्फिन का सिक्रीशन बढ़ेगा तो जो पेन के सिग्नल्स होंगे उनकी इंटेंसिटी वहाँ पे रिड्यूस हो जाएगी। जब रिड्यूस हो जाएगी तो क्या होगा, वहाँ पे पेन भी कम फील होगा। इसके अलावा मूड इम्प्रूव होगा, और वहाँ पे एंजाइटी या मेंटल टेंशन भी रिड्यूस होगी, क्योंकि जो एंडोर्फिन हार्मोन होता है जो ब्रेन रहेगा, ब्रेन में जो पेन के परसेप्शंस होते हैं उनको ये रिड्यूस करता है। ठीक है, तो इस कारण से वहाँ पे जब पेन के सिग्नल्स ब्लॉक हो जाएंगे तो क्या होगा, वहाँ पे पेन कम फील होगी। ठीक है, डिप्रेशन, मेंटल टेंशन, एंजाइटी, ये सारी चीज़ें वहाँ पे रिड्यूस हो जाएंगी। नेक्स्ट बात करते हैं, कोल्ड शॉक स्टिमुलेट सिंपैथेटिक एक्टिविटी, रिफ्रेशिंग एंड एनर्जाइजिंग। अब मेनली क्या होगा, जो पहले उसको क्या ले जाते हैं, स्टीम बाथ में लेते हैं, इसके बाद क्या करते हैं, कोल्ड एक्सपोजर देते हैं। ठीक है, जब हम कोल्ड एक्सपोजर देंगे तो उससे क्या होगा, जो स्किन के कोल्ड रिसेप्टर्स होंगे वो स्टिमुलेट होंगे, और वो हमारे जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को होगा उसको ये एक्टिव कर देंगे। ठीक है, अब जब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव होगा तो क्या होगा, वहाँ पे अलर्टनेस बढ़ेगी। ठीक है, और जो पर्सन होगा वो ज़्यादा कह सकते हैं एनर्जेटिक फील करेगा और वहाँ पे एक्टिव रहेगा। ठीक है, तो ये जो इफेक्ट रहता है कुछ टाइम के लिए होगा, और वहाँ पे जो हीट रहेगा, हीट इंड्यूस्ड रिलैक्सेशन होगा, उसके अगेंस्ट यहाँ पे वर्क करेगा। ठीक है, तो कोल्ड स्टिमुलेशन से क्या होगा, हमारे जो सर्वाइवल रिस्पॉन्स होगा वो बढ़ेगा, एक्टिव होगा, और वहाँ पे टेम्परेरी अलर्टनेस वहाँ पे बढ़ती है। ठीक है, तो दो कंडीशन में, पहले क्या होगा, वहाँ पे जो पैरासिम्पैथेटिक डोमिनेंस होगा, बाद में सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम डोमिनेंस होता है, तो दोनों वहाँ पे डोमिनेंस रहेंगे।
ठीक है। तो अगर बात की जाए तो इसको ऐसे समझ लो, जब हम वार्म वाटर या मॉइस्ट हीट अप्लाई करेंगे हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होगा। पैरासिम्पैथेटिक रिलैक्सेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, हमें मेंटल रिलैक्सेशन मिलेगा। और इसके अलावा वहाँ पे जो एंडोर्फिन हार्मोन होगा वो रिलीज होगा। एंडोर्फिन क्या करता है, हमारी पेन और एंजाइटी को रिड्यूस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक, इसको पेन किलर भी कहते हैं। पेन किलर की तरह बिहेव करेगा, जिससे हमारी जो एंजाइटी होगी और पेन होगी वो रिड्यूस होगी। इसके बाद क्या करेंगे, पर्सन को कोल्ड इमर्शन देंगे। कोल्ड इमर्शन से हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होगा। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, वहाँ पे कह सकते हैं वहाँ पे स्टिमुलस के लिए या फिर रिफ्रेशिंग एनर्जाइटिंग के लिए। ठीक है, तो उससे क्या होगा, जब हमारा कोल्ड स्टिमुलस देंगे तो उससे हमारा जब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होगा तो हमारी बॉडी क्या होगी, वहाँ पे रिफ्रेश फील करेगी वहाँ पे, और वहाँ पे बॉडी एनर्जेटिक रहेगी। लेकिन ये जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम रहता है, इसका जो इफेक्ट रहता है वो क्या रहेगा, कुछ टाइम के लिए रहता है। ठीक है, कुछ टाइम के लिए क्या होगी, हमारी अलर्टनेस बढ़ेगी और हमारी जो बॉडी होगी वो एनर्जेटिक फील करेगी। ठीक है, चलिए ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं मस्कुलो स्केलेटन सिस्टम पे इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। मस्कुलो स्केलेटन सिस्टम नाम से ही लग रहा है क्या होगा, यहाँ पे जो हमारी मसल्स होंगी, जॉइंट्स होंगे, लिगामेंट्स होंगे और जो हमारे कनेक्टिव टिश्यू होंगे, उस पर क्या फिजियोलॉजिकल इफेक्ट पड़ता है रसियन बात का। ठीक है, या फिर कह सकते हैं मॉइस्ट हीट का। तो सबसे पहले मॉइस्ट हीट पेनिट्रेट्स डीपर टिश्यूज। जो मॉइस्ट हीट होती है ये क्या करती है, हमारी बॉडी के जो डीप टिश्यूज रहते हैं, मसल्स रहते हैं, वहाँ तक ये इफेक्ट डालती है। ठीक है, क्योंकि जो ड्राई हीट होगी वो उसकी अपेक्षा जो मॉइस्ट हीट होती है वो ज़्यादा इफिशियंट होती है। क्योंकि स्टीम की हीट क्या रहती है, जो स्किन रहती है, स्किन से वहाँ से निकल करके सबक्यूटेनियस टिश्यू हो गया, मसल्स हो गया, टेंडन्स हो गए, लिगामेंट्स हो गए, वहाँ तक वो पहुँचती है। ठीक है, इससे क्या होगा, जो डीप टिश्यू का टेम्परेचर होगा वो इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जब मॉइस्चर जो रहता है, मॉइस्चर हीट रहेगी, ये क्या करेगी, वहाँ पे ट्रांसफ़र को इंक्रीज करती है। इसीलिए जो हीट होती है वो ज़्यादा डीप टिश्यूज़ तक वहाँ पर पहुँच जाती है। ठीक, इसके बाद रिलैक्स स्केलेटल मसल्स। जो हमारी स्केलेटल मसल्स होंगी, जब हम स्टीम थेरेपी दे रहे हैं, वहाँ पे हीट जा रही, तो हीट किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगी, मसल्स रिलैक्सेशन के लिए। जो मसल फाइबर होंगे वो रिलैक्स होंगे, मसल की जो टाइटनेस होगी वो रिड्यूस होगी, और वहाँ पे ब्लड सप्लाई इंक्रीज करेगी, क्योंकि वहाँ पे ब्लड वेसल्स डायलेट होंगी टेम्परेचर के कारण, हीट के कारण ब्लड वेसल्स डायलेट होंगे, मतलब वहाँ पे ऑक्सीजन और जो न्यूट्रिएंट्स होंगी उनकी भी डिलीवरी वहाँ पे इम्प्रूव होगी। ठीक है, जो मसल्स रिलैक्स हो रहे हैं उसका कारण क्या है, क्योंकि वहाँ पे ब्लड का फ्लो इंक्रीज हो रहा है, ब्लड फ्लो इम्प्रूव हो रहा है और प्लस हीट वहाँ पे मिल रही है। ठीक है, तो दोनों के कारण वहाँ पे मसल्स रिलैक्स होती हैं। इसके बाद रिड्यूसेस मसल स्पैज्म की कंडीशन। तो मसल स्पैज्म भी क्या होगा, वहाँ पे जो कंटिन्यू वहाँ पे मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगी तो क्या होता है, वहाँ पे मसल स्पैज्म की कंडीशन डेवलप होती। तो अगर हम हीट वहाँ पे दे रहे हैं, मॉइस्ट हीट दे रहे हैं, तो मसल फाइबर वहाँ पे रिलैक्स होंगी और वहाँ पे लोकल ब्लड फ्लो बढ़ेगा, पेन भी रिड्यूस होगी। ठीक है, इसके अलावा डिक्रीजेज जॉइंट स्टिफनेस। तो मैंने बताया कि होता क्या है, जब हम हीट देते हैं, हीट के कारण वहाँ पे जो साइनोवियल फ्लूइड होता है, ठीक है, वो ज़्यादा फ्लूडिटी शो करता है। ठीक है, और ज़्यादा वहाँ पे फ्लूइड का फॉर्मेशन होता है, और वहाँ पे जो जॉइंट कैप्सूल होते हैं वो रिलैक्स होते हैं, कनेक्टिव टिश्यू भी रिलैक्स होंगे और फ्लेक्सिबल वहाँ पे होंगे। ठीक है, जिससे क्या होगा, जो वहाँ पे रेंज ऑफ मोशन होगा या जॉइंट की स्टिफनेस होगी रिड्यूस होगी और मूवमेंट वहाँ पे कह सकते हैं सिंपल हो जाएगा। ठीक है, तो क्या करता है, जो वार्म वार्म हम थेरेपी दे रहे हैं, हीट के कारण ही वहाँ पे जॉइंट की जो मोबिलिटी होगी वो बढ़ेगी और स्टिफनेस वहाँ पे रिड्यूस होती है। इसके अलावा हेल्प्स इन आर्थराइटिस, मस्कुलर स्प्रेन एंड क्रोनिक पेन। तो जो रसियन बात होगा, ये क्या करेगा, कुछ ऐसी मस्कुलो स्केलेटन कंडीशन रहती हैं जिसमें एज ए सपोर्टिव थेरेपी हम इसको दे सकते हैं, वहाँ पे यूजफुल होते हैं। जैसे कि आर्थराइटिस हो गया, आर्थराइटिस के अलावा मसल स्प्रेन की कंडीशन हो गई, क्रोनिक पेन की कंडीशन हो गई। क्योंकि आर्थराइटिस में होता क्या है, जॉइंट में स्टिफनेस हो जाती है। इसके पहले ही बता चुके हैं क्या करता है, जॉइंट की स्टिफनेस को वहाँ पे रिड्यूस करता है और जो रेंज ऑफ मोशन होता है उसको इंक्रीज करता है। ऐसे ही मस्कुलर पेन में क्या होगा, वहाँ पे जो रिकवरी फेज होगी वो सर्कुलेशन हम बढ़ा करके क्या करेंगे, जो टिश्यू होगा उसके हीलिंग को वहाँ पे सपोर्ट करेगा।
ठीक है। तो अगर वहाँ पे एक्यूट इंजरी हो गई है, एक्यूट इंजरी से पहले 24 टू 48 आवर में हम क्या करेंगे, हीट नॉर्मली वहाँ पे नहीं देंगे। 48 आवर के बाद हम क्या कर सकते हैं, वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर क्रोनिक पेन की कंडीशन है, मान लिया लॉन्ग टर्म वहाँ पे मसल पेन या फिर स्टिफनेस है, तो भी वहाँ पे हम हीट थेरेपी देके क्या कर सकते हैं, पेन में रिलीफ या मसल रिलैक्सेशन में हेल्प कर सकते हैं। तो मेनली अगर देखा जाए, अगर अपने मोबिलिटी कहीं पे स्टिफनेस है जॉइंट्स में, तो अगर उसकी मोबिलिटी को इंक्रीज करना है, पेन से रिलीफ मिल पाना है, तो हम वहाँ पे हीट प्लस हीट देंगे, कह सकते हैं रशियन बाथ देंगे, जिससे क्या होगा, वहाँ पे सर्कुलेशन इम्प्रूव होगा। जब सर्कुलेशन इम्प्रूव होगा, मसल्स रिलैक्स होंगी, और वहाँ पे जो मसल्स रिलैक्स होंगी तो क्या होगा, वहाँ पे जॉइंट की स्टिफनेस भी रिड्यूस होगी। ठीक। तो सबसे पहले हम वार्म और मॉइस्ट हीट देंगे, जो कि डीप टिश्यू हीटिंग, वहाँ पे डीप टिश्यू तक हीट प्रोवाइड करेगी, वहाँ पे वार्म रखेगी, जिससे मसल रिलैक्स होगी, और वहाँ पे जो मसल स्पैज्म होगा रिड्यूस हो जाएगा। मसल स्पैज्म रिड्यूस होगा, और वहाँ पे जॉइंट में जो स्टिफनेस है वो भी रिड्यूस हो जाएगी, और वहाँ पे जो रेंज ऑफ मोशन होगा इंक्रीज हो जाएगा, पेन में रिलीफ मिलेगा, ये सारी चीज़ें वहाँ पे रहेंगी। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं स्किन एंड स्वेट ग्लैंड। ठीक है। तो स्किन एंड स्वेट ग्लैंड की बात करते हैं। अब स्किन मेनली क्या करती हैं, जो हमारी मॉइस्ट स्टीम रहेगी, ये स्किन के जो स्वेट ग्लैंड होती हैं उनको एक्टिवेट करेगी। जब स्वेट ग्लैंड एक्टिवेट हो जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा स्वेटिंग बढ़ेगी, स्किन की जो फिजियोलॉजिकल फंक्शन होंगे वो इम्प्रूव होंगे, क्योंकि वहाँ के जो पोर्स होते हैं ओपन हो जाते हैं, और वहाँ पे क्लींजिंग इफेक्ट पड़ता है। तो सबसे पहले इंटेंस स्वेटिंग रिमूव मेटाबॉलिक वेस्ट। तो जैसे कि बताए हैं, जो रशियन बात होगा उसमें वहाँ पे प्रोफ्यूज स्वेटिंग होती है, स्वेटिंग ज़्यादा होगी, जिससे वहाँ पे जो मेटाबॉलिक वेस्ट होगा, ठीक है, जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट होंगे वो स्किन के थ्रू वहाँ पे बाहर निकल जाएंगे, क्योंकि जो हाई टेम्परेचर होगा और हाई ह्यूमिडिटी होता है, ये वहाँ पे स्वेट ग्लैंड को ज़्यादा एक्टिव कर देता है। ठीक है। और ज़्यादा एक्टिव होगा, ज़्यादा स्वेटिंग होगी, तो जितना भी वार्म वाटर, जहाँ जितना भी वाटर है, सोडियम है, पोटेशियम क्लोराइड, और यहाँ तक कि यूरिया, लैक्टिक एसिड, जितने बायो वेस्ट मेडिकल हो गए हैं, वेस्ट वहाँ पे सब्सटेंस होते हैं, वो बॉडी से वहाँ पे मेटाबॉलिक वेस्ट रिमूव होंगे। ठीक है। और वहाँ पे जो मेटाबॉलिक वेस्ट रिमूव होंगे, तो क्या होगा, वहाँ पे जो हमारी जो किडनी है या लीवर है, उसको वहाँ पे कम से कम वहाँ पे वर्क, उस कह सकते हैं उसका जो वर्कलोड होगा वो भी कम हो जाएगा। ठीक है। अब तो मेनली जो वहाँ पे स्वेटिंग होगी ज़्यादा से ज़्यादा, तो इसके कारण वहाँ पे अब अच्छे स्वेटिंग होती क्यों है ज़्यादा से, क्योंकि हमारी बॉडी क्या करती है, होम्योस्टेसिस को मेंटेन करने की कोशिश करती है। अब होम्योस्ट में कह सकते हैं जो बॉडी का टेम्परेचर है 37 डिग्री सेल्सियस, उसको मेंटेन करने की कोशिश करती है कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहे, इंटरनल टेम्परेचर मेंटेन रहे। तो उसको मेंटेन करने के लिए वहाँ पे क्या करती है, एक्सेसिव स्वेटिंग करती है, क्योंकि बाहर का जो इन्वायरमेंट है वहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा है। तो बॉडी का टेम्परेचर, जब बॉडी के टेम्परेचर से बाहर का टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा, तो क्या होगा, वहाँ वहाँ पे जो बॉडी का टेम्परेचर होगा वो भी इंक्रीज करने लगेगा, मतलब हमारा जो हाइपोथैलेमस होता है वो क्या करेगा, वहाँ पे हमारा जो टेम्परेचर पॉइंट होता है उसको इंक्रीज कर देगा। ठीक है। और जो बॉडी का टेम्परेचर बढ़ेगा तो वो क्या करेगी, कंट्रोल करने की कोशिश करेगी, इसलिए वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा स्वेटिंग को प्रोड्यूस करती है। नेक्स्ट है ओपन क्लॉग्ड पोर्स। तो मैंने बताया कि यहाँ पे जो पोर्स होते हैं जिनमें ब्लॉकेज हो गई होती है पोर्स में, वो भी स्टीम के थ्रू वहाँ पे ओपन्स होंगे, क्योंकि जब हम वार्म वाटर देंगे, स्टीम बाथ देंगे, तो वो क्या करेगी, स्किन को सॉफ्ट बनाएगी। ठीक है। क्योंकि वेट के कारण इससे क्या होगा, वहाँ का जो सीबम है या फिर डेट है या फिर डेड स्किन होगी, ये सारी चीज़ें वहाँ से रिमूव होने लगती हैं। अब जब ये सारी चीज़ें रिमूव हो जाएंगी तो स्किन ज़्यादा क्लीन और फ्रेश वहाँ पे फील करेगी, और वहाँ के जो पोर्स होंगे वो भी ओपन हो जाएंगे। जब पोर्स ओपन होंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे स्वेटिंग होगी, और वहाँ पे स्किन सॉफ्ट और डिब्रीज हटाने में हेल्प करेगी। ठीक है। इसके अलावा इम्प्रूव स्किन टोन्स एंड टेक्सचर्स एंड हाइड्रेशन। तो मैंने बताया क्या होगा, वहाँ पे जब स्किन के पोर्स ओपन हो जाएंगे, ठीक है, और वहाँ पे जो सर्कुलेशन होगा, क्योंकि वार्म वाटर है तो सर्कुलेशन होगा, तो ब्लड सर्कुलेशन भी वहाँ पे इम्प्रूव होगा। ठीक है। और वहाँ पे जब ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होगा तो वहाँ पे पेरिफेरल जो ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होगा, तो वहाँ पे ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट की डिलीवरी भी इम्प्रूव होगी।
ठीक है। इसीलिए जो मॉइस्ट स्टीम रहती है हम देते हैं, उसकी वजह से क्या होता है, वहाँ पे जो स्किन की ड्राइनेस होती है वो भी रिड्यूस होती है। ठीक है। और स्किन के जो सॉफ्ट और स्किन को वहाँ पे सॉफ्ट बनती है, और वहाँ पे जो हेल्दी ग्लो होती है वो भी वहाँ पे शो होने लगता है। ठीक है। तो जितना वहाँ पे ब्लड सप्लाई इंक्रीज होगी उतना और मॉइस्चर इंक्रीज होगा, वैसे ही स्किन हेल्दियर और वहाँ पे शाइनी अपीयरेंस होगा। ठीक है। तो इसमें यही करते हैं, जब हम वार्म वाटर बाथ देंगे, वार्म स्टीम देंगे, मॉइस्ट स्टीम देंगे, तो उसकी वजह से वहाँ पे जो स्वेट ग्लैंड होंगी एक्टिवेट होंगी, ज़्यादा से ज़्यादा स्वेटिंग होगी, स्किन क्लीन होगी और वहाँ पे सर्कुलेशन इम्प्रूव होगा। जब सर्कुलेशन इम्प्रूव होगा तो स्किन की टोन्स और टेक्सचर्स वहाँ पे इम्प्रूव होंगे, बढ़िया होंगे। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं इफेक्ट ऑन मेटाबॉलिज्म, हमारी मेटाबॉलिज्म पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो मेटाबॉलिक एक्टिविटी भी हमारे समय के, क्योंकि जब हॉट वाटर होगा, थर्मो रेगुलेशन होगा, हमारी बॉडी को ज़्यादा से ज़्यादा कह सकते हैं एनर्जी वहाँ पे हमारी एक्सपेंडिचर बढ़ेगा। उसकी वजह से क्या होता है, जो हमारी मेटाबॉलिक रेट होती है वो भी इंक्रीज हो जाती है। तो इंक्रीज बेसल मेटाबॉलिक रेट मतलब जितना ज़्यादा वहाँ पे हीट का एक्सपोजर लगेगा उतने ही वहाँ पे जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ेगा, और वहाँ पे हीट जो हार्ट होगा वो ज़्यादा एक्टिव हो जाएगा, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा और वहाँ पे थर्मो रेगुलेशन भी इंक्रीज हो जाएगा। मैंने बताया था थर्मो रेगुलेशन क्या करता है, बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। ठीक है। तो जैसे जैसे बॉडी का टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे ही हमारी हार्ट रेट बढ़ेगी, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा सर्कुलेशन इम्प्रूव होता है, हमारी जो सेल्स होती हैं ज़्यादा एनर्जेटिक हो जाती हैं और वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन ज़्यादा होने लगता है। ठीक है। क्योंकि ब्लड वेसल्स भी डायलेट हो जाती हैं तो सर्कुलेशन वहाँ पे बढ़ जाएगा, और हमारा जो थर्मो रेगुलेशन होता है वो भी एक्टिव हो जाता है। ठीक है। तो ये फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स के कारण वहाँ पे जो एनर्जी एक्सपेंडिचर होगा वो भी अस्थायी कह सकते हैं बढ़ जाता है। ओके। हम बात करने वाले हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स के इफेक्ट के बारे में। जो एंडोक्राइन इफेक्ट होता है बॉडी पे, क्या इसका इफेक्ट पड़ता है। तो एंडोक्राइन की बात करें तो एंडोक्राइन में सबसे पहले इम्प्रूव्स एड्रिनल ग्लैंड फंक्शन। तो जो एड्रिनल ग्लैंड होते हैं उसके फंक्शन भी क्या होते हैं, इम्प्रूव होते हैं। मेनली क्या होता है इसमें, जो हम रसियन बात देते हैं तो इसका इफेक्ट जो है वो हार्मोनल रिस्पॉन्स पर भी पड़ेगा। मोस्टली अगर देखा जाए तो स्ट्रेस रेगुलेशन से जो स्ट्रेस रेगुलेशन होगा, स्ट्रेस रेगुलेशन से क्या होता है, जो उससे रिलेटेड हार्मोन्स होते हैं इस पर भी इफेक्ट पड़ता है। तो इसमें अगर हम रशियन बात दे रहे हैं तो हमारी जो एड्रिनल ग्लैंड होगी वो नॉर्मली वहाँ पे एक्टिवेट हो जाएगी। ठीक है। नॉर्मल जो एड्रिनल ग्लैंड होगी, और एड्रिनल ग्लैंड किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, तो वो रिस्पॉन्सिबल होती है फियर फाइट एंड फ्लाइट के लिए। ठीक है। फियर फाइट फ्लाइट हार्मोन्स वो एड्रिनल ग्लैंड के कारण ही वहाँ पे क्या होगा, रिस्पॉन्स मिलता है उसका। तो इस कारण से वहाँ पे एड्रिनल ग्लैंड पे भी इफेक्ट पड़ेगा, जिससे क्या होगा, वहाँ पे जो एड्रिनल ग्लैंड के फंक्शंस इम्प्रूव होंगे। ठीक है। और एड्रिनल ग्लैंड के फंक्शन इम्प्रूव होंगे मतलब जो एड्रिनल ग्लैंड जो हाइपर एक्टिव होगी, एक्टिवेट होगी, तो वहाँ से जो एड्रिनल हार्मोन्स होते हैं, चाहे वो एड्रिनलिन हो, नॉर एड्रिनलिन हो या फिर कार्टिसोल हार्मोन्स हो, ये रिलीज होते हैं वहाँ पे। ठीक है। तो बार बार जब हम हीट एंड कोल्ड एक्सपोजर देंगे, इससे क्या होगा, बॉडी के जो ये हार्मोन्स हैं, ये जितनी रिक्वायरमेंट होगी उसके अनुसार वहाँ पे उसको कंट्रोल करते हैं। ठीक है। कहने का मतलब ये है कि जो एड्रिनल स्ट्रेस के रिस्पॉन्स होता है इसको मॉड्यूलेट करने का काम करता है रसियन बात। ठीक है। ये एड्रिनल ग्लैंड के फंक्शन को बढ़ाने का काम करता है। ठीक है। तो इससे क्या होगा, वहाँ पे जो बॉडी होगी, बॉडी की जो नॉर्मल ही एडाप्टेशन होगी वो एक्टिवेट हो जाएगी। अब रिड्यूसेस स्ट्रेस हार्मोन कार्टिसोल लेवल। अब जो रिलैक्सेशन होगा, रिलैक्सेशन के कारण क्या होता है, वहाँ पे जो स्ट्रेस हार्मोन होता है उसका लेवल डिक्रीज कर जाता है। ठीक है। तो जब स्टीम बाथ हम देंगे, स्टीम बाथ के बाद क्या होता है, जो माइंड होता है वो रिलैक्स करता है, और जब माइंड रिलैक्स करेगा तो जो पैरासिम्पैथेटिक की एक्टिविटी होगी वो भी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी, और वहाँ पे जो स्ट्रेस होगा वो कम हो जाएगा, स्ट्रेस से रिलीफ मिलेगा। तो ये जब हम उसको सावना बाथ या फिर रसियन बाथ देंगे तो उसके बाद क्या होता है, जो कार्टिसोल का लेवल होता है वो उसमें कह सकते हैं वो डिक्रीज कर जाता है। जब कार्टिसोल लेवल डिक्रीज कर जाएगा तो क्या होगा, हमारी
जो वहाँ पे स्ट्रेस होती है वो भी रिड्यूस होगी। ठीक है, तो क्या होगा, वो हमारी बॉडी वहाँ पे माइंड रिलैक्स करेगा। तो जो रसियन बात होता है ये क्या करता है, हार्मोन्स की एक्टिविटी को वहाँ पे रिड्यूस करने का काम करता है। ठीक, तो अगर हम हार्ट वाटर और हार्ट प्लस कोल्ड एक्सपोजर दे रहे हैं तो उससे क्या होगा, जो हमारा न्यूरोएंडोक्राइन रिस्पॉन्स होगा वो बढ़ेगा और हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम रिलैक्स होगा। अब जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम रिलैक्स होगा तो स्ट्रेस का रिस्पॉन्स, जो स्ट्रेस होगा वो भी रिड्यूस होगा और वहाँ पे जो कार्टिसोल का लेवल होगा वो भी टेम्परेली रिड्यूस होगा और वहाँ पे जो सेंस होगा, वेलबींग होगा, कह सकते हैं वहाँ पे जब स्ट्रेस हार्मोन रिड्यूस होगा तो वहाँ पे रिलैक्सेशन प्रोड्यूस होगा। ठीक है, रिलैक्सेशन मिलेगा। ठीक है, तो ये एंडोक्राइन इफेक्ट, तो ये सारे फिजियोलॉजिकल इफेक्ट थे जिनके बारे में हमने बात की, किस पे कैसा फिजियोलॉजिकल, कौन से सिस्टम पे कैसा फिजियोलॉजिकल इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, अब हम लोग बात करने वाले हैं इंडिकेशंस के बारे में। अगर हम जब रसियन बात यूज करते हैं तो उसमें क्या इसका इंडिकेशन होता है, कहने का मतलब है कि वहाँ पे मोस्टली तो देखा जाए तो जो रसियन बात होगा एज ए सपोर्टिव थेरेपी इसको दिया जाता है। ठीक है, वहाँ पे ये मेनली कारण क्या रहता है, क्योंकि ये डिजीज को क्योर नहीं करती है, इसका मेनली फंक्शन क्या रहता है, ये उसके जो सिम्टम्स होंगे उसको कम कर देगी और वहाँ पे रिलैक्सेशन होगी, जिससे क्या होगी वहाँ पे ये बात में रिकवरी को सपोर्ट करने का काम करती है। ठीक है, अब इसका अलग अलग सिस्टम पे क्या इफेक्ट पड़ता है, तो सबसे पहले मस्कुलो स्केलेटन कंडीशन। अगर मान लिया मस्कुलो स्केलेटन सिस्टम में सबसे पहले क्रोनिक रूमेटॉइड कंडीशन, अगर किसी के क्रोनिक रूमेटॉइड आर्थराइटिस की कंडीशन है तो वहाँ पे हम रसियन बात देते हैं तो उसमें उसको रिलीफ मिलेगा, क्योंकि जो जब हम इसमें जो होता क्या है, जो क्रोनिक रूमेटॉइड आर्थराइटिस होता है इसमें जो जॉइंट्स होते हैं, जॉइंट्स में वहाँ पे पेन बढ़ता है और मसल्स में स्टिफनेस हो जाती है और जो जब मसल्स में स्टिफनेस हो जाएगी, जॉइंट्स में पेन हो जाएगा तो उसका जो मूवमेंट होता है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाता है। ठीक है, मूवमेंट वहाँ पे कह सकते हैं जो रेंज ऑफ मोशन होगी वो डिक्रीज कर जाएगी। तो अगर हम उसको मॉइस्ट हीट दे रहे हैं तो उससे क्या होगा, वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होगा, मसल्स रिलैक्स होंगे और वहाँ पे जो जॉइंट में स्टिफनेस होती है वो भी रिड्यूस होती है। ठीक है, जब जॉइंट में स्टिफनेस रिड्यूस होगी तब क्या होगा, वहाँ पे पेन में रिलीफ मिलेगी और वहाँ पे मोबिलिटी भी उसकी बेटर होगी। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे जो रोमेटॉइड आर्थराइटिस होती है इसमें क्या होता है, वहाँ पे जॉइंट में स्टिफनेस के कारण, वहाँ पे इन्फ्लामेशन के कारण वहाँ पे स्वेलिंग हो जाती है। ठीक है, तो अगर हम नॉर्मल हीट थेरेपी देते हैं तो ज़्यादा यूजफुल नहीं होती और यहाँ पे क्या दे रहे हैं, यहाँ पे मॉइस्ट हीट का यूज कर रहे हैं तो वो क्या करता है, वहाँ पे मसल्स को रिलैक्स करेगा और वहाँ पे सर्कुलेशन भी इम्प्रूव करता है। इस कारण से वहाँ पे जो पेन होगा वो रिड्यूस होगा और वहाँ पे जॉइंट की मोबिलिटी भी इम्प्रूव हो जाएगी। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस की कंडीशन। ऑस्टियोआर्थराइटिस भी अगर देखा जाए तो इसमें क्या होता है, जो कार्टिलेज होते हैं उसमें वो धीरे धीरे वहाँ पे डैमेज होने लगते हैं। ठीक है, जिससे क्या होता है, वहाँ पे जॉइंट में पेन होने लगता है और वहाँ पे मॉर्निंग में स्टिफनेस वहाँ पे ज़्यादा होती है और वहाँ पे मोबिलिटी रिड्यूस हो जाएगी। तो अगर वहाँ पे हम मॉइस्ट हीट दे रहे हैं तो सेम वही कंडीशन, ब्लड सप्लाई बढ़ेगी, जॉइंट में स्टिफनेस रिड्यूस होगी और मूवमेंट वहाँ पे कह सकते हैं आसान हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो हीट होगी ये क्या करती है, जो सॉफ्ट टिश्यू होते हैं उनको रिलैक्स करती है। ठीक है, जब उनको रिलैक्स करेगी तो वहाँ पे जो रेंज ऑफ मोशन होगा वो भी बढ़ेगा और वहाँ पे सर्कुलेशन भी इम्प्रूव होगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं फाइब्रोमाइलिया की कंडीशन। अब फाइब्रोमाइलिया में क्या होता है, मेनली जो टेंडर पॉइंट्स होते हैं वहाँ पे स्टिफनेस हो जाती है, फटीग की कंडीशन डेवलप हो जाती है, स्लीप डिस्टर्बेंस की कंडीशन हो गई, डेवलप होती है। इसके बाद जो मसल्स पेन होती है वो बहुत ज़्यादा वहाँ पे स्प्रेड हो जाती है। ठीक है, तो उसको रिड्यूस करने के लिए क्या करेंगे, हम वहाँ पे वार्म मॉइस्ट हीट देंगे। ये क्या करती है, वहाँ पे पेन के परसेप्शन को कम करने में हेल्प करती है और मसल्स को भी रिलैक्स करती है।
रिलैक्सेशन को प्रमोट करेगी। ठीक है, कारण क्या है, क्योंकि यहाँ पे जो जब हम हीट दे रहे हैं, ठीक है, मॉइस्ट हीट अप्लाई कर रहे हैं, उसकी वजह से वहाँ जो एंडोर्फिन हार्मोन होता है वो रिलीज होता है। एंडोर्फिन हार्मोन रिलीज होगा तो क्या होगा, वो मूड स्टेबलाइजिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, तो रिलैक्सेशन प्रोवाइड करेगा और वहाँ पे जो पेन होगी वो रिड्यूस होगी। ठीक है, पेन सेंसेशन वहाँ पे कम होगा। नेक्स्ट है मसल स्पैज्म की कंडीशन। अब मसल स्पैज्म क्या होता है, मेनली कह सकते हैं जो हमारी मसल्स होती हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा ऐंठन टाइप की होने लगती है। ठीक है, तो इसमें मसल स्पैज्म क्योंकि होता क्या है, जो कंटिन्यूअस कोई वर्किंग करते हैं तो वहाँ पे जो मसल्स होती हैं मसल स्पैज्म डेवलप होगा और वहाँ पे जो मसल्स होंगी वो कंटिन्यूअस वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट करने लगती हैं। अब जो कॉन्ट्रैक्ट करने लगती हैं तो वहाँ पे पेन और स्टिफनेस की कंडीशन वहाँ पे डेवलप हो जाती है और वहाँ पे लोकल ब्लड सर्कुलेशन भी डिक्रीज कर जाता है। तो अगर हम वहाँ पे मॉइस्ट हीट देंगे तो वहाँ पे जो लोकल ब्लड सर्कुलेशन होगा वो इम्प्रूव होगा, तो वहाँ पे और मसल फाइबर भी रिलैक्स होंगे, जिससे क्या होगा, जो पेन होगा पेन भी रिड्यूस होगा। ठीक है, क्योंकि जो हीट होती है क्या करेगी, मसल टाइटनेस को कम करती है। ठीक है, जब मसल की टाइटनेस कम होगी, जब मसल नॉर्मल हो जाएंगी, ठीक, तो वहाँ पे पेन भी रिड्यूस हो जाएगा। नेक्स्ट है पोस्ट एक्सरसाइज स्टिफनेस की कंडीशन। तो कहने का मतलब है जो एक्सरसाइज करते हैं, जो एक्सेसिव एक्सरसाइज कर दी जाती है तो उसके बाद क्या होता है, वहाँ पे मसल्स में स्टिफनेस की कंडीशन डेवलप होने लगती है। ठीक है, मान लिया बहुत ज़्यादा हैवी एक्सरसाइज कर दी है, तब फिर क्या होगा, वहाँ पे मसल्स में फटीग की कंडीशन डेवलप हो जाएगी, वहाँ पे स्टिफनेस की कंडीशन डेवलप हो जाएगी और मसल्स में बहुत ज़्यादा टाइटनेस हो जाती है। ठीक है, और टाइटनेस हो गई, सॉरनेस जैसी कंडीशंस वहाँ पे डेवलप हो जाती है। तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, वहाँ पे हम अगर रसियन बात दे रहे हैं तो ये क्या करेगा, वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करेगा, जिससे कि वहाँ पे ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स की डिलीवरी डेवलप होगी। क्योंकि होता क्या है, जब ज़्यादा एक्सरसाइज कर दी जाती है तो वहाँ पे फटीग की कंडीशन क्यों डेवलप होती है, क्योंकि वहाँ पे प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, ब्लड सर्कुलेशन वहाँ पे प्रॉपर नहीं हो पाता और वहाँ की मसल्स को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है। ठीक है, अब जब ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी तो वहाँ पे एनारोबिक कंडीशन डेवलप हो जाती है, वहाँ पे एनारोबिक रेस्पिरेशन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब जब एनारोबिक रेस्पिरेशन स्टार्ट होगा तो वहाँ पे क्या होगा, लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होगा, जिससे जब लैक्टिक एसिड वहाँ पे अकोमोडेट होने लगता है तो उसकी वजह से वहाँ पे पेन है, सिकनेस है, सारी डेवलप हो जाती है। तो अगर हम वहाँ पे रसियन बात देते हैं, ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होगा तो वहाँ पे ऑक्सीजन की डिलीवरी अच्छी होगी, न्यूट्रिएंट्स की डिलीवरी अच्छी होगी और वहाँ पे जो मसल्स होंगी वो रिलैक्स हो जाएंगी और वहाँ पे जो रिकवरी भी फास्ट होगी। तो अगर एक्यूट इंजरी है, सीवियर मसल टियरनेस की कंडीशन है, तो हम क्या करेंगे, जो हीट थेरेपी देंगे वो तुरंत नहीं देंगे, थोड़ी देर बाद मसल जो रिलैक्स होने लगे तब उस समय क्या करते हैं, हम हीट थेरेपी देते हैं। ठीक, तो ये क्या करेगा, वहाँ पे ब्लड फ्लो की रिकवरी को ये सपोर्ट करता है। ठीक है, तो ये थी मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम में क्या क्या इसके बेनिफिट्स होते हैं। अब हम बात करते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम में इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं पुअर पेरिफेरल सर्कुलेशन। ठीक है, पुअर पेरिफेरल सर्कुलेशन में क्या होता है, वहाँ पे तो पुअर पेरिफेरल सर्कुलेशन में क्या होगा, वहाँ पे जो ब्लड होगा वो प्रॉपर सर्कुलेशन, जब प्रॉपर सर्कुलेशन वहाँ पे नहीं होगा, पुअर पेरिफेरल सर्कुलेशन होगा। उसका कारण क्या रहता है, मेनली क्या होता है, जो कभी कभी क्या होता है, जो हैंड है या फीट है वहाँ पे ब्लड का फ्लो रिड्यूस हो जाता है, जिससे क्या होगा, वहाँ पे नंबनेस फील होने लगती है और वहाँ पे माइल्ड सर्कुलेटरी प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो जाती हैं। तो उस कंडीशन में अगर हम हीट थेरेपी देते हैं तो ब्लड वेसल्स डायलेट होंगी और वहाँ पे पेरिफेरल सर्कुलेशन फ्लो बढ़ेगा और पेरिफेरल सर्कुलेशन बढ़ेगा तो टिश्यू ऑक्सीजनेशन है, न्यूट्रिएंट डिलीवरी है, वो भी इम्प्रूव होगी। ठीक है, तो क्या होगा, वहाँ पे जो प्रॉपर सर्कुलेशन पहुँचेगा तो वहाँ पे इम्प्रूव होगा। नेक्स्ट है माइल्ड हाइपरटेंशन की कंडीशन। ठीक है, अब हाइपरटेंशन के कंडीशन में क्या होता है, वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन वहाँ पे
कह सकते हैं ब्लड फ्लो इंक्रीज कर जाता है, ठीक है। तो उस कंडीशन में अगर हम देंगे हाइपरटेंशन की कंडीशन में, तो क्या होगा, वहाँ पे जो पेरिफेरल वेसोडाइलेशन होगा और वहाँ पे जो ब्लड प्रेशर होगा वो रिड्यूस हो जाएगा। क्योंकि हाइपरटेंशन की कंडीशन कब आती है, जब ब्लड वेसल्स कंस्ट्रिक्ट कर जाती हैं और वहाँ पे ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाता है, प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। इस कारण से वहाँ पे हाइपरटेंशन की कंडीशन डेवलप होती है। तो जब पेरिफेरल ब्लड वेसोडाइलेशन होगा, वहाँ पे ब्लड वेसल्स डायलेट कर जाएंगी, तो ब्लड प्रेशर क्या होगा, वहाँ पे रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। तो वहाँ पे अप्लाई करने से, लेकिन माइल्ड हाइपरटेंशन की कंडीशन, अगर सीवियर हाइपरटेंशन है या अनस्टेबल है वहाँ पे ब्लड प्रेशर, ठीक है, या फिर कोई हार्ट डिजीज है, तो फिर वहाँ पे हम रसियन बात अवॉइड करेंगे। या फिर अगर देंगे या रसियन बात, तो किसी डॉक्टर्स की एडवाइस के बाद या फिर किसी डॉक्टर्स के सुपरविजन में ही वहाँ पे हम इसको देंगे, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे होता क्या है, जब हम हीट थेरेपी देंगे तो हमारा जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम होता है उस पर स्ट्रेस पड़ सकता है और वहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। इसलिए वहाँ पे इसको अप्लाई नहीं करेंगे। नेक्स्ट है वैस्कुलर फटीग की कंडीशन। तो वैस्कुलर फटीग मतलब जब हम रशियन बात दे रहे हैं तो उसमें क्या होगा, वहाँ पे वैस्कुलर फटीग की कंडीशन में भी क्या होगा, जो ब्लड वेसल्स होते हैं वो फंक्शनल या उनकी इफिशियंसी नहीं हो पाती है, ठीक है। तो उसको सपोर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, अल्टरनेट हॉट एंड कोल्ड वाटर देते हैं। तो इससे क्या होता है, अल्टरनेट हॉट एंड कोल्ड वाटर से पहले वेसोडाइलेशन होगा, फिर वेसो कंस्ट्रिक्शन होगा। तो इससे क्या होता है, वहाँ पे बार बार वेसो का डायलेशन वेसो कंस्ट्रिक्शन से जो ब्लड वेसल्स रहते हैं उनकी इलास्टिसिटी और उनका रिस्पॉन्सिवनेस और ज़्यादा इफिशियंट हो जाता है, ठीक है। क्योंकि जो रिपीटेड हम हीट एंड कोल्ड साइकिल देंगे तो इससे क्या होगा, जो वैस्कुलर जिम्नास्टिक्स होता है उसकी तरह वर्क करता है और वहाँ पे जो पेरिफेरल सर्कुलेशन इम्प्रूव हो जाता है, ठीक है। तो इसको दे सकते हैं। तो ये थे रेस्पिरेटरी एंड सर्कुलर। नेक्स्ट हम बात करेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। तो आज हम इतना ही रखते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में करते हैं। ओके क्लास।